नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रवीण देवांगन। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके कोई डाउट हैं, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज का टॉपिक है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। सबसे पहले हम जानेंगे मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार क्या है? व्यक्ति के ऐसे अधिकार जो उसे जन्म लेते ही प्राप्त हो जाए। ये व्यक्ति के ऐसे नैसर्गिक अधिकार हैं। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक या नेचुरली। ये व्यक्ति के ऐसे नैसर्गिक अधिकार हैं जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा गरिमा से संबंधित है। सर रॉबिन्सन ने इसे डिफाइन किया है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा, प्रत्येक व्यक्ति को उसके मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा तथा उसे प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त अधिकार मौलिक अधिकार है। रिपीट कर रहा हूँ, सर रॉबिन्सन ने इसे डिफाइन किया है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा तथा उसे प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 8 अध्यायों के अंतर्गत 43 धाराओं में वर्णित है। यह 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ या प्रवृत्त हुआ। क्लियर है? फिर हम देखते हैं मानव अधिकार का उद्भव तथा विकास या मानव अधिकारों का इतिहास। सर्वप्रथम मानव अधिकार का प्रमाण कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम प्रमाण 1215 में मिला, जब ब्रिटेन के सम्राट ने लिखित रूप से नागरिकों के कुछ अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की। सर्वप्रथम मानव अधिकारों का प्रमाण 1215 में मिला, जब ब्रिटेन के सम्राट ने लिखित रूप से नागरिकों के कुछ अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की। इसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया। इसे अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया। इस प्रथम लिखित दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। क्लियर है? मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता सबसे पहले अमेरिका के संविधान में दिया गया। क्लियर है? फिर इसे में हम देखते हैं मानव अधिकार शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया, किनके द्वारा किया गया। मानव अधिकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1941 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कांग्रेस को अपने संबोधन में किया। सर्वप्रथम मानव अधिकार शब्द का प्रयोग 1941 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने अपने कांग्रेस को दिए जाने वाले संबोधन में किया। इसके अंतर्गत इन्होंने 4 स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया। 4 स्वतंत्रता कौन कौन सी स्वतंत्रता? वाक की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा धर्म की स्वतंत्रता, तीसरा भय से स्वतंत्रता और चौथा है गरीबी से स्वतंत्रता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? रूजवेल्ट ने। लेकिन लिखित रूप में मानव अधिकार शब्दावली का प्रयोग अटलांटिक चार्टर तथा
संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मिलता है। अटलांटिक चार्टर तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मिलता है। 1946 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट की अध्यक्षता में प्रथम मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। प्रथम मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया तथा विश्वव्यापी मानव अधिकारों की घोषणा की गई, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया। कब स्वीकार किया? 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्थापिका या विश्व का लघु संसद कहलाता है। क्लियर है? तो ये हो गया मानव अधिकारों का उद्भव, विकास या इसका इतिहास। ठीक। अब हम आगे देखेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के क्या उद्देश्य हैं तथा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। उद्देश्य, इस अधिनियम का उद्देश्य है मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना करना। राष्ट्रीय तथा राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना करना। दूसरा उद्देश्य है मानव अधिकारों का उल्लंघन होने पर उचित न्याय हेतु उचित न्यायालय की स्थापना करना जिलों में। ठीक। दो प्रमुख उद्देश्य कौन कौन सा है? राष्ट्रीय तथा राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन करना, उचित न्याय हेतु जिलों में उचित न्यायालय की स्थापना करना। ठीक। मानव अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मानव अधिकारों की आवश्यकता इसलिए पड़ती है शारीरिक स्वतंत्रता के लिए मानव अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। आत्मसम्मान की रक्षा हेतु मानव अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए मानव अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। अधिकारों के अतिक्रमण को रोकने के लिए मानव अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। बेवजह गिरफ्तारी से मुक्ति के लिए मानव अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, आगे देखेंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना या इसका गठन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना के बारे में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 में उल्लेख किया गया है। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? एक अध्यक्ष, इस आयोग में एक अध्यक्ष होंगे जो उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति रहा हो। इसमें एक अध्यक्ष होंगे जो उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति रहा हो। एक सदस्य होंगे जो उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति है या रहा हो। एक अन्य सदस्य इसमें शामिल होंगे जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा हो। 2 ऐसे सदस्य इसमें शामिल होंगे जिन्हें मानव अधिकार संबंधी विषयों का ज्ञान हो। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित
जनजाति आयोग तथा महिला आयोगों के अध्यक्षों को इसमें सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। ठीक, ये हो गया संरचना या गठन। इसके बाद हम देखेंगे अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक समिति का गठन किया जाता है और इस समिति में होते हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति। इन सदस्यों से मिलकर एक समिति का गठन होता है तथा इस समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक, यह प्रावधान इस अधिनियम के धारा 4 में उल्लेखित है। धारा 4 में उल्लेखित है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे इसके त्याग पत्र के बारे में। अध्यक्ष तथा सदस्य किसको त्याग पत्र दे सकते हैं या इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। त्याग पत्र या पद से हटाया जाना। त्याग पत्र या पद से हटाए जाने के संबंध में इस अधिनियम के धारा 5 में उल्लेख किया गया है। अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इसके अलावा साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे पदावधि। इसके बारे में प्रावधान इस अधिनियम के धारा 6 में बताया गया है। इसके अनुसार अध्यक्ष तथा सदस्यों की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक इनमें से जो भी पहले होगी। किंतु मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार इस 5 वर्ष की आयु को कम करके 3 वर्ष किया गया है। अर्थात अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूरी कर लेने तक इनमें से जो भी पहले होगी। क्लियर है? तो ये हो गया पद अवधि। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शक्तियां या इसके कार्य। शक्तियां या कार्य। पहला कार्य है मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर शिकायतों की जांच करना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पहला कार्य है मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर शिकायतों की जांच करना। दूसरा, यदि किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही लंबित है जो मानव अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित है तो उस न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप करना। ठीक। तीसरा कार्य है सरकार के नियंत्रण के अधीन जेल या अन्य संस्था जहां कोई व्यक्ति उपचार पाता है, सुधार पाता है या अन्य प्रयोजनों के लिए यहाँ दाखिल किया जाता है, तो ऐसे लोगों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करना तथा उसके संबंध में सरकार को सिफारिश करना किसका कार्य है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। ठीक। अगला, मानव अधिकार से संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान करना तथा उसका संवर्धन करना, प्रमोट करना। अगला, मानव अधिकारों से संबंधित क्षेत्रों में
मानव अधिकारों से संबंधित कार्यरत गैर सरकारी संगठन तथा संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, मानव अधिकारों के संबंध में जागरूकता, लोगों को जागरूक करना तथा मीडिया और सेमिनार के माध्यम से प्रचार प्रसार करना, मानव अधिकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करना, मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करना तथा इसके प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना। क्लियर है? तो ये हो गया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शक्तियां या इसके कार्य। अब हम आगे देखेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग। राज्य मानव अधिकार आयोग। राज्य मानव अधिकार आयोग की संरचना या गठन के बारे में प्रावधान इस अधिनियम के धारा 21 में किया गया है। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होंगे, इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होंगे जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो। ठीक, एक सदस्य होंगे उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश। एक और सदस्य इसमें शामिल होंगे जो जिला न्यायाधीश हो या रहा हो, जिन्हें 7 साल का अनुभव हो। ठीक, इसकी संरचना में एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्यों को शामिल किया जाना था। किसके तहत? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। किंतु मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इन 2 सदस्यों के स्थान पर अब हो गए 3 सदस्य, जिसमें से एक सदस्य महिला होनी चाहिए। क्लियर है? फिर आगे बढ़ेंगे। संरचना के बाद देखते हैं नियुक्ति। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। नियुक्ति के संबंध में प्रावधान इस अधिनियम के धारा 22 में उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में कौन कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे, ठीक, गृह मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, यदि विधान परिषद का अस्तित्व है तो विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक, तो इन लोगों से मिलकर एक समिति का गठन हो गया। इस समिति के सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। क्लियर है? ये हो गया नियुक्ति। भले ही अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, किंतु इसको बर्खास्त करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। इसके अलावा साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर इन्हें इनके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। क्लियर है? राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य वही होंगे जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हैं। ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य वही होंगे जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के होंगे। तो ये हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम देखेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कमियां। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कमियां या इसकी कुछ पॉइंट्स के आधार पर आलोचना की जा सकती है। वो कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है? पहला पॉइंट, इस अधिनियम में दी गई मानव अधिकार की परिभाषा संकीर्ण है। यह परिभाषा केवल व्यक्ति के
जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा गरिमा से संबंधित है। ठीक। दूसरा, मानव अधिकार आयोग को आदेशात्मक तथा अनिवार्य नहीं बनाया गया है। आदेशात्मक तथा अनिवार्य नहीं बनाया गया है। यह एक सलाहकारी संस्था है, केवल सलाह देता है, दोषी व्यक्ति को दंड नहीं देता। क्लियर है। अगला और क्या लिखा जा सकता है कि प्रत्येक जिले में मानव अधिकार न्यायालय के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में मानव अधिकार न्यायालय के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। यह स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। इन्हें अपने कार्यों के लिए अन्य एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्लियर है। तो इन पॉइंट्स के आधार पर इसकी आलोचना की जा सकती है या ये इसकी कमियां हैं। ठीक। अब आगे देखेंगे मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019। यह विधेयक लोकसभा से कब पास किया गया? 19 जुलाई 2019। राज्यसभा से कब पास किया गया? 22 जुलाई 2019। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए? पहला, आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ठीक। राज्य आयोग के सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई, जिसमें एक महिला सदस्य होंगी, पहले ही बता दिया। ठीक। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किया गया है तथा ये पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। ये पॉइंट भी पहले ही बता दिया गया है। ठीक। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांग जनों से संबंधित मुख्य आयुक्तों को सदस्य के रूप में आयोग में शामिल किया जा सकेगा। अगला, केंद्र शासित प्रदेशों में मानव अधिकार से संबंधित कार्यों को राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में मानव अधिकारों से संबंधित कार्यों को राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा किया जाएगा, किंतु दिल्ली के संबंध में ऐसे कार्यों को करने का अधिकार किसको होगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को होगा। क्लियर है। तो ये हो गया मानव अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019। क्लियर है। चलिए अगले क्लास में हम CRPC दंड प्रक्रिया संहिता देखेंगे।